हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज देखें सडंग चल रहे थे जो रूपप्रद कला के मूलाधार हैं, उनमें से एक पार्ट जो रहता है सडंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सडंग के देखें आज जो भारतीय चित्रकला के छांग है, सडंग मतलब छांग, तो इनके बारे में डिटेल से पार्ट वन से बताया गया है ना। पार्ट वन से बताया गया है। तो पार्ट वन जो था उसमें जो सडंग की परिभाषा है, सडंग का अर्थ है, सडंग से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो चीज़ें पार्ट वन में बताए गए हैं। उसी के साथ साथ 6 अंगों में से 2 अंग जो हैं शुरुआत के, वो पार्ट वन में बताया गया है। इसके अलावा जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड, उसमें 2 और अंग बताए गए हैं। मतलब अभी तक 6 अंगों में से टोटल 4 अंग बताए जा चुके हैं। आज रहेगा पार्ट नेक्स्ट है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में सडंग से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, मतलब 2 अंग शेष हैं अभी, तो सडंग के जो 2 अंग हैं वो पार्ट 3 में आज बताए जाएंगे। ठीक है। टोटल सडंग से संबंधित यहाँ पर 3 वीडियो हो जाएंगे, जिनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक पास में मिल जाएंगे। तो देखें यहाँ जो नेक्स्ट अंग था पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड के अनुसार ये पहला रहेगा और वैसे ये हो जाएगा 5वां। तो देखें ये रहेगा सादृश्य। आज हम बात करेंगे सादृश्य और वर्णिका भाग, 2 चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देखें जो सादृश्य है, तो सभी लोग जानते हो रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सडंगकम। तो वो सडंग का एक श्लोक है और 6 अंग हैं। तो जिसमें से 4 अंग ऊपर हो चुके हैं, ये अगला अंग है, 5वां कह सकते हो। तो ये सादृश्य रहेगा। तो आज इसके बारे में देखेंगे, सादृश्य और वर्णिका भंग। आज समाप्त हो जाएगा सडंग। तो इसमें देखें सबसे पहले कि सादृश्य का मतलब क्या रहता है। तो सादृश्य वैसे तो 2 तरीके से रहता है चीज़ों में। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन छोटी छोटी लिखी हैं, इनको देख लेंगे, फिर अभी आगे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो देखें, देखे हुए रूपों के समान चित्रित करना। कोई भी देखे गए रूप जो पूर्व में रूप देखे जा चुके हैं, उनके समान कोई भी संयोजन तैयार करना या कोई भी चित्र चित्रित करना सादृश्य कहलाता है। सीधे से तो ये रहेगा। दूसरा देखें, समानता प्रकट करना। तो ये समानता प्रकट करेगा। जो देखे हुए रूपों को हूबहू हम चित्रित करेंगे, तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं समानता प्रकट करना। तो ये भी एक रहेगा। अगला देखें, नेक्स्ट रहेगा कि आकृति में समानता। अगला जो नेक्स्ट रहेगा ये है आकृति में समानता। तो देखें वही चीज़ है, एक ही चीज़ को यहाँ पे 2-3 तरीके से बताया गया है। तो इसका अर्थ पहले से सीधे से सादृश्य का मतलब ये समझ लीजिए कि या तो आकृति में समानता दिखाना, या समानता प्रकट करना, या देखे हुए रूपों को समान चित्रित करना। तो ये सादृश्य का एक सीधे से जो रहेगा, ये सादृश्य की परिभाषा है, सीधे से ऐसे समझ सकते हैं। अब देखें यहाँ से, अब सादृश्य का जो देखें, जो 2 पार्ट रहेंगे। हमने बताया था कि सादृश्य 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से उसके अर्थ निकाल सकते हैं। तो सादृश्य के प्रकार जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, 2 प्रकार के सादृश्य रहेंगे। इसमें देखेंगे कि एक तो रूपगत सादृश्य रहेगा और दूसरा रहेगा भावगत सादृश्य। ठीक, एक सादृश्य जो रहेगा वो रूपगत है और दूसरा है भावगत। अब रूपगत सादृश्य कैसे होते हैं और भावगत सादृश्य कैसे होते हैं, इनके बारे में देखें। तो सबसे पहले देखें जो ये रहेगा रूपगत सादृश्य। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूपगत सादृश्य में कैसी चीज़ें रहेंगी, क्या क्या रहेगा। तो थोड़ा सा पहले ये समझ लेंगे कि सादृश्य 2 प्रकार का रहेगा, रूपगत और भावगत। तो रूपगत में पहले देख लेते हैं कि रूपगत सादृश्य कैसे दिखेगा या कैसे दिखाया जाएगा। चीज़ों में अगर रूपगत सादृश्य रहेगा, तो रूपगत सादृश्य में देखेंगे एक रूप को दूसरे रूप के माध्यम से व्यक्त करना। कोई एक रूप है
उसे दूसरे रूप के माध्यम से व्यक्त करना जो है रूपगत सादृश्य कहलाता है। तो ये चीज तो समझ गए होंगे, एक रूप को दूसरे रूप के माध्यम से व्यक्त करना। जैसे देखें, किसी मूल वस्तु या उसकी नकल के समान आकृति चित्रित करना, ये कैसा रूपगत सादृश्य। मतलब इसमें ऐसे भी कह सकते हो, जो सादृश्य अभी ऊपर पढ़ चुके हो, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। तो रूपगत सादृश्य कैसे दिखाएंगे कि कोई मूल वस्तु हो, कोई भी एक वस्तु मूल वस्तु हो, उसकी नकल के समान दूसरी आकृति चित्रित करना, वो रूपगत सादृश्य कहलाएगा, रूपगत सादृश्य कहलाएगा। तो ये तो रूपगत सादृश्य जो रहेगा, इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। अब देखें भावगत सादृश्य कैसा रहेगा। भावगत सादृश्य देखें, दोनों तरीके के सादृश्य रहेंगे। सादृश्य का जो उसकी डिफिनेशंस है, सिंपल डिफिनेशंस, वो हमने सबसे पहले बता दी थी। अभी रूपगत और भावगत दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। तो रूपगत तो समझ गए, अब भावगत में देखेंगे कि एक रूप के माध्यम से दूसरे रूप के भावों को दिखाना। ठीक, एक रूप के माध्यम से दूसरे रूप के भावों को दिखाना। अभी देखें, अभी इसको समझ जाएंगे अच्छे से। देखें, कोई भी एक रूप रहा है, फिर से देख लेंगे एक बार, कि कोई भी एक रूप हो, उसके माध्यम से दूसरे रूप के भावों को दिखाना, ये कैसा सादृश्य रहेगा? भावगत सादृश्य। देखें, इसके लिए प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया जाता है। अब ये प्राकृतिक उपादान क्या रहते हैं? तो प्राकृतिक उपादान अभी जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हमने नीचे बता रखे हैं, तो वहां से समझ लीजिएगा। दूसरे शब्दों में देखें अगर, तो किसी रूप के भावों को किसी दूसरे रूप की सहायता से चित्रित करना। ठीक, यहाँ पे ये जरूरी नहीं होगा कि जो रूप हमने देखा है वही रूप बनाए। एक रूप है, उसके जो भाव हैं वो दूसरे रूप में समाहित कर देना। अब ये कोई जरूरी नहीं रहेगा वहाँ पर कि रूप वहाँ पर पुरुष है तो दूसरा भी पुरुष का ही बने, ये भी नहीं जरूरी रहेगा इसमें। उसके भाव जो हैं दूसरी कृति में हमको परिलक्षित करने हैं, दिखाने हैं। बस सीधे से ऐसे समझ लीजिए, जो भाव एक कृति में दिखाए गए, कोई कृति है इसमें जो भाव दिखाए गए वो भाव हम अपनी दूसरी कृति में दिखाएंगे। इसका आकार चेंज हो सकता है, इसका भी आकार चेंज हो सकता है। ठीक, इसका जो कद रहा है या लंबाई चौड़ाई अनुपात जो भी चीज़ें रही हैं, ये भी दोनों में अलग अलग हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के समान दूसरा व्यक्ति निर्मित करें वो भाव रहे, ऐसा नहीं। भावगत जैसे इसका नाम है, भावगत सादृश्य, एक व्यक्ति के भाव दूसरे व्यक्ति या दूसरे संयोजन में दिखाना जो रहेगा वो भावगत सादृश्य कहलाएगा। समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। वैसे तो सीधे शब्दों में लिखा है, और दो दो चीज़ें इसलिए यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर एक डिफिनेशन हार्ड लग रही, नहीं समझ में आ रही है, तो दूसरी पे फोकस करें। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, तो चाहे इससे समझ लीजिएगा चाहे इससे समझ लीजिए। अब प्राकृतिक उपादान कैसे रहेंगे? यहाँ पे प्राकृतिक उपादान, तो देखें प्राकृतिक उपादानों का सहारा इसीलिए लिया जाता है कि जो मान लीजिए जैसे नेत्र हैं, नेत्र, तो कैसे नेत्र बनाए जाएं जो भाव दर्शाएं, और किस प्रकार के भाव दर्शाएं। मान लीजिए हम नेत्र में प्रसन्न नेत्र बनाते हैं, प्रसन्न नेत्र हमने एक कृति में अपने एक संयोजन में बनाए, तो प्रसन्न नेत्र के लिए कैसा प्राकृतिक उपादान होना चाहिए, कैसे नेत्र बनाने चाहिए, ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये जो प्रसन्न नेत्र जिस कृति के बनेंगे, जिस आकार के बनेंगे, वही नेत्र उसी आकार के हम दूसरी कृति में बनाएंगे, वही दिखाने का, वही भाव परिलक्षित करने का प्रयत्न करेंगे। तो भाव एक कृति से दूसरे कृति में भाव जो है दिखाना, वो भावगत सादृश्य कहलाएगा। अब समझ गए होंगे। चलें देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखें, भारतीय कला में शरीर रचना के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित सादृश्यों मतलब उपमानों का प्रयोग होता है। देखें थोड़ा सा कि भारतीय कला में जो शरीर रचना करेंगे उसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सादृश्य या उपमान, अभी जो शब्द आया था
कैसे प्रयोग किए जाते हैं देखें। जहाँ यहाँ पर सबसे पहले देखो प्रसन्न नेत्र ही लिखा था जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे। प्रसन्न नेत्र, अगर प्रसन्न नेत्र दिखाने हैं तो खंजन पक्षी के आकार के नेत्र दर्शाएंगे। संयोजन में अपना जो चित्रित करेंगे तो वो संयोजन में या उस व्यक्ति में कोई भी चीज़ रहे, व्यक्ति रहे, समूह रहे, स्त्री रहे, पुरुष रहे, तो उस संयोजन में जो आकृति रहेगी, संयोजन या आकृति कह लेंगे, उस आकृति में जिसमें प्रसन्न नेत्र बने हैं तो खंजन पक्षी का आकार देंगे। वही भावगत दिखाने के लिए हम दूसरी आकृति में भी क्या दिखाएंगे, खंजन पक्षी जैसे नेत्र दिखाएंगे, वही भाव दर्शाने का प्रयत्न करेंगे। मतलब प्रसन्न नेत्र एक में बने हैं, अगर हमको वही भाव दूसरी कृति में दिखाना है तो वो वही आकार वही भाव हम दूसरे संयोजन में दर्शाएंगे, तो वो भावगत सादृश्य कहलाएगा। ठीक, रूपगत सादृश्य समझ गए, भावगत सादृश्य समझ गए। तो प्रसन्न नेत्र के लिए खंजन पक्षी, स्थिर मुख के लिए अंडाकृति, अंडाकृति, और पुरुष की भौहें दर्शाने के लिए नीम की पत्ती के समान आकृतियां बनानी रहेंगी। और स्त्री की भौहें अगर दर्शानी हैं, स्त्री की भौहें, तो देखें धनुष के समान, स्त्री की भौहें जो रहेंगी वो धनुष के समान। योगी के कान अगर दिखाने हैं तो ओम की आकृति के समान। योगी के कान कैसे रहेंगे, ओम की आकृति के समान रहेंगे। चंचल मुख जो रहेगा वो पान के पत्ते के समान दर्शाया जाएगा। स्त्री की कमर जो रहेगी वो डमरू के समान रहेगी। पुरुष की कमर जो रहेगी ये सिंह की कमर के समान रहेगी। सिंह मतलब शेर, शेर है तो शेर की जो कमर रहेगी उसके समान पुरुष की कमर रहेगी। और पुरुष के जो कंधे रहेंगे वो गज मस्तक के समान रहेंगे। गज मतलब हाथी, हाथी का जो मस्तक है उसके समान पुरुष के कंधे रहेंगे। ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। एक तो डिफिनेशन पूछी जाती है कि रूपगत सादृश्य क्या है, भावगत सादृश्य क्या है, या सिर्फ सादृश्य क्या है, या निम्न में से जिसे पूछा गया कि स्त्री की कमर निम्न में से किसके समान है, तो ऑप्शन में इधर से दिए रहेंगे तो वहां पे चूज करना रहेगा। सात्विक भाव युक्त मुखाकृति अगर दिखानी है तो इसमें देखेंगे, इसमें आकृति जो रहेगी अंडाकृति के समान रहेगी, अंडाकृति के समान। सात्विक भाव युक्त मुखाकृति में आकृति जो रहेगी अंडाकृति के समान रहेगी। तो ये देखें जो प्राकृतिक उपादान रहेंगे, ये एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे कि भारतीय कला में ये शरीर रचना के लिए प्रमुख रूप से बताए गए हैं। तो ये जो है भावगत सादृश्य दिखाने के लिए इन चीज़ों का ये प्राकृतिक उपादान जो रहेंगे दोनों तरीकों से पूछे जाएंगे। प्रसन्न नेत्र दिखाने के लिए किस पक्षी के आकार के नेत्र प्रयोग करने चाहिए, इस टाइप से पूछा जाएगा। या निम्नलिखित में से किसके समान दिखाने चाहिए, तो उस टाइप से भी ये इन चीज़ों को बताना रहेगा। ये प्राकृतिक उपादानों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। तो ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखें नोट करके यहाँ पर पॉइंट लिखा है, ये भी सादृश्य के बारे में, जब तक अगला नहीं आएगा तब तक चीज़ें जो हैं उसी चैप्टर के बारे में रहेंगी। अब देखें नोट करके पॉइंट लिखा है कि चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। चित्र सूत्र जो ग्रंथ रहेगा, बुक कह लें, ग्रंथ कह लें, पुस्तक कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, ग्रंथ। तो चित्र सूत्र जो रहेगा उसमें सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछा जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि सादृश्य दिखाते समय वस्तु की आकृति के अपेक्षा उसकी प्रकृति या उसके स्वधर्म, स्वधर्म मतलब निजी धर्म के पक्ष का सादृश्य दिखाना अधिक उपयुक्त होता है। ये भी पूछा जाएगा। ठीक, सादृश्य दिखाते समय वस्तु की आकृति की अपेक्षा किसकी सहायता लेना अधिक उपयुक्त रहता है, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो वहाँ पे सेंटेंस उनके हिसाब से रहेगा, लेकिन अर्थ यही निकलेगा। तो उसकी निजी प्रकृति या उसका निजी धर्म जो रहेगा, जो उसमें भाव दर्शाए गए हैं या जो उस कृति में परिलक्षित होता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे सादृश्य से। अगला देखते हैं। अब देखें जो सादृश्य था, तो सादृश्य मुख्य रूप से, इसको चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिएगा बैक करके। तो सादृश्य की परिभाषा,
सादृश्य दो प्रकार का, एक रूपगत एक भावगत। तो रूपगत की परिभाषा और भावगत की परिभाषा, और जो प्राकृतिक उपादान अलग से बताए गए हैं उनको भी याद रखना है, और किसके लिए किसका यूज होता है उसको भी याद रखना है। तो वो सादृश्य हो गया। अब देखें वर्ड का भंग जो रहेगा ये बिल्कुल लास्ट रहेगा। षडंग का लास्ट व्याख्या है, अंग जो षडंग का रहेगा 6 अंगों में से ये लास्ट रहेगा वर्ड का भंग। इसको देखो दो टाइप से कह सकते हो, या तो हम इसको एक नंबर पे वर्ड का पढ़ सकते हैं, ये हमने पहले वीडियो में ही बता रखा है कि चीज़ों को यहाँ पर कैसे खंडित कर सकते हैं, और दूसरे टाइप से भंग या भंगिमा कह सकते हो, भंग या भंग या भंगिमा, इस टाइप से इसको कह सकते हो। तो यहाँ से चाहे तो हम दोनों को अलग अलग कह सकते हैं, वर्ड का और भंग, या वर्ड का भंग एक में। देखें जरा सा यहाँ पे जो वर्ड का लिखा है, तो वर्ड का मतलब क्या है कि विभिन्न रंगों का, और भंग का मतलब है सम्मिश्रण, विभिन्न रंगों का ज्ञान, और उनको लगाने के लिए, उनको चित्र पे उतारने के लिए जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तूलिका चलाने का या ब्रश चलाने का, जो भी चीज़ें रहें उनका ज्ञान, दोनों मिला के वर्ड का भंग कह सकते हो। भंग का एक और तरीका रहता है, भंग आकृति में जब दर्शाया जाता है तो ये शरीर रचना में कुछ भंगिमाएं डिफाइन करता है भंग। तो भंग को दूसरे टाइप से भी पढ़ सकते हैं, अगर इसका मतलब सम्मिश्रण नहीं है तो आकृति को खंडित या मुद्राएं जो रहेंगी, आकृति की मुद्राएं, तो ये मुद्राएं भी बताएगा, भंगिमाएं बताएगा, मुद्राएं आकृति में मुद्रा कैसी है, तो एक इसका वो भी अर्थ निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, फिर एक एक को पढ़ लेंगे। तो वर्ड का भंग का सीधे से मतलब रहेगा विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण, उनका ज्ञान या उनका प्रयोग, रंग से लेकर तूलिका ब्रश तक उनका मिश्रण, रंगों का मिश्रण और तूलिका चलाने का ज्ञान, तो दोनों को क्या कहेंगे, वर्ड का भंग कहेंगे। ये हम दोनों को आपस में मिला के बता रहे हैं अभी तक। अब देखिए वर्ड का अर्थ यहाँ पे हमने अलग से लिखा है, वर्ड का तो अब यहाँ पे वर्ड का अर्थ अलग से देख लेंगे। वो तो हमने बता दिया कि दोनों को अगर एक साथ में कहना है तो उस टाइप से कह सकते हो। वर्ड का अर्थ देखें कि रंगों तथा तूलिका के कलात्मक प्रयोग का ज्ञान, एक ही चीज में आ गया। वर्ड का किसे कहेंगे, रंगों तथा तूलिका मतलब ब्रश है ना, के कलात्मक प्रयोग का या कला में प्रयोग का ज्ञान क्या कहलाएगा, तो ये वर्ड का कहलाएगा। ठीक, ये वर्ड का कहलाएगा। जैसे वर्ड का भंग का मतलब है तब भी ये कह सकते हो, भंग का मतलब हम अलग से भी अभी पढ़ लेंगे, जो मुद्राओं या शरीर रचना पे कार्य करेगा उस हिसाब से उसको अलग पढ़ लेंगे। तो वर्डिका का सीधे से अर्थ क्या है कि रंगों तथा तूलिका के कलात्मक प्रयोग का ज्ञान हो गया। अब देखें वर्डिका का अर्थ फिर से एक ये रहेगा, दूसरा देखें दूसरे शब्दों में वर्डिका का अर्थ क्या रहेगा, रंग रोगन स्याही है। तो अगर वर्डिका का अर्थ रंग रोगन स्याही है तो दूसरा अर्थ वर्डिका का क्या रहेगा, रंग भरने का यंत्र, कलम या कुची। मतलब कलम या कुची का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रश या तूलिका। ये या तो ब्रश कह लेंगे, ब्रश या तूलिका। ठीक, तो देखें अर्थ वही निकल के आया है, अर्थ वही है, रंगों तथा तूलिका के कलात्मक प्रयोग का ज्ञान। वही यहाँ पे लिखा है कि वर्डिका का अगर एक अर्थ है कि रंगों का ज्ञान तो दूसरा है तूलिका का प्रयोग। ठीक, जो बताया जा रहा था वही है दोनों में, बस यहाँ पे जो बताने का तरीका है, जो इनके पूछने का या कहने का तरीका है वो चेंज है। अर्थ वही है, रंगों का ज्ञान और तूलिका का प्रयोग या तूलिका का ज्ञान। तो दोनों का ज्ञान जो है कलात्मक प्रयोग या ज्ञान, वो क्या कहलाएगा, वर्ड का कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए? चलें नेक्स्ट देखते हैं। देखें वर्ड का के बारे में थोड़ा सा पहले देखेंगे। देखें पॉइंट करके यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, अभी कुछ बचा है, नोट करके पॉइंट लिखा है। ये वर्ड का के बारे में पॉइंट रहेगा। देखें वर्ड जो है वो चित्र का प्राण है, वर्ड बना, वर्ड जो है उसी के द्वारा लुनाई वगैरह बाह्य कार्य होता है, और वो जो है लावण्य का भी काम करता है। तो वर्ड चित्र का प्राण है, लावण्य के बिना भाव जो है अधूरा भी माना जाता है, तो भाव के साथ लावण्य जरूरी है। उसी टाइप से वर्ड चित्र का प्राण है, हो गया। चित्र का अर्थ ही रंग बिरंगा होता है, तो सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं।
अगला देखें पॉइंट, चित्र का वह अंग जो सबसे पहले दर्शक के, ये दर्शक लिखा है, दर्शक के ज्ञान को आकर्षित करता है वह वर्ण ही है। अगर कोई भी हमारा चित्र बना है, कोई भी हमारी कृत संयोजन है, तो सबसे पहले दर्शक जो देखेगा तो उसकी जो नज़र है तो उसके रंगों पर पड़ेगा, उसके वर्ण पे, वर्ण का मतलब क्या है यहाँ पे, रंग, तो उसके रंग पे पड़ेगा। फिर उसकी जो है जैसे भाव है या लावण्य का ज्ञान है पूरा, या रेखाएं या चित्र में संयोजन, कोई भी नियम अगर लागू हुआ है तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जब चित्र की आत्मा से ज्ञान करेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले दर्शक के ज्ञान को आकर्षित कौन करता है, तो वर्ण कर लेता है आकर्षित। वर्ण का भंग, यहाँ पे भांग लिख गया, गलत हो गया, वर्ण का भंग है। वर्ण का भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधना भी माना गया है। ठीक, ये भी पूछा जाता है वर्ण का भंग। तो वर्ण और कलात्मक, मतलब वर्ण और तुलिका का जो कलात्मक प्रयोग है उसको चित्रकला की सबसे कठिन साधना भी माना गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे नोट करके अलग से 2-3 पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब देखें, भंग को थोड़ा सा अलग शब्दों में पढ़ लेते हैं। वैसे भंग को उसी में साथ में ही पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने अलग कर दिया है, तो उसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। पूछा जाएगा तो या तो मिला के पूछा जाएगा या अलग से पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भंग, भंग को ही भंगी या भंगिमा, मतलब भंग या भंगिमा कहते हैं भंग को। अब देखें इसके बारे में, भारतीय कृत मानवाकृत प्रधान है, जानते ही हो कि भारतीय कृत मानवाकृत प्रधान है। आदि मानव से लेकर आज तक मानवाकृत ही प्रधान रही है। कहीं एक आध शैलियों में किसी को ज़्यादा वरीयता दे दी गई, वो बात अलग है, लेकिन भारतीय कला का अगर निष्कर्ष निकाला जाएगा तो मानवाकृत प्रधान है। देखते हो प्रागैतिहासिक काल से ही जो आदि मानव द्वारा शिला चित्रण मिले हैं, तो वो जो गुहा चित्र मिले हैं वहीं से मानवाकृत प्रधान चीज़ें रही हैं। ठीक, तो भारतीय कृत मानवाकृत प्रधान होने के कारण इसमें अंग भंगिमा का बहुत ही महत्व है। अंग भंगिमा, देखिए भंग का मतलब वैसे होता है किसी चीज को तोड़ना, तोड़ना, या भंग का मतलब है टूटना, टूटना, या भंग का मतलब है खंडित करना, खंडित करना। ठीक, तो एक तो हमने इसका प्रयोग बताया कि कैसे कहेंगे भंग, अगर वर्ण का भंग एक साथ में है तो ऊपर जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल वैसे कह सकते हो। लेकिन भंगिमा का, भंगिमा जिस लिए हम पढ़ते हैं षडंग में, मुख्यतः जिस लिए पढ़ते हैं वो अंग भंगिमा पढ़ते हैं। अंग भंगिमा का बहुत महत्व है और अंग भंगिमा को ही हम पढ़ते हैं। और अंगों की जो भंगिमाएं हैं, अंगों का जो झुकाव है, अंगों में जो मोड़ हैं, जो शरीर पूरी बॉडी में जो अंग है, पूरा जो शरीर रचना है, वो उसकी जो मुद्रा है, उसका जो उसमें जो मोड़ है वो कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, बस वही चीज पढ़नी रहती है, अंग भंगिमा। ठीक, तो देखें एक इसका ये तरीका रहेगा, बस यही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें थोड़ा सा पहले तो ये देखेंगे, फिर आगे चलते हैं कि अंग भंगिमा के प्रकार वगैरह देख लेंगे अभी। मानवाकृतियों में भावाभिव्यंजना के माध्यम, मानवाकृतियों में भावाभिव्यंजना के जो माध्यम रहेंगे वो नेत्र हैं, नासिका है, होठ है, मुख है, हस्त मुद्राएं हैं, देह भंगी है। मानवाकृतियों में जो भाव अभिव्यंजना के माध्यम हैं वो नेत्र द्वारा, नासिका द्वारा, होंठ द्वारा, मुख द्वारा, हस्त मुद्राओं द्वारा या देह भंगी द्वारा। ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये प्राकृतिक उपादानों का सहारा लेकर ये भंगिमाएं जो हैं हम भाव प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक उपादानों का सहारा लेकर, जो पीछे भी पढ़ चुके हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये अगर पूछा जाता है कि मानवाकृतियों में भावाभिव्यंजना के माध्यम निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन नहीं है, बस ये इसके लिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है ताकि ये गलत ना हो, है ना। जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें यहाँ बताई जरूर जाएंगी। अब देखें जो शरीर रचना के अनुसार हमने बताया अंग भंगिमा, तो अंग भंगिमा देखें यहाँ पे है अंग भंगिमा, देह के जो मानव शरीर है, जो मानव देह है, उसके खड़े होने की भंगिमा। तो भंगिमा का मतलब समझते हो, खड़े होने की भंगिमा को चार मुख्य,
कितने पार्ट में बांटा गया? 4 मुख्य रूप में बताया गया है या 4 मुख्य रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 है समभंग, नंबर 2 है अभंग, और नंबर 3 है त्रिभंग, और नंबर 4 है अतिभंग। ठीक, देखें, भंग है, भंग मतलब किसी झुकाव, टूटना, तोड़ना, वैसे तो जो मानव शरीर है उसकी जो खड़े होने की मुद्रा है, तो उसमें जो भंग दिखाए जाते हैं, तो जैसे पढ़े होंगे कि कहा गया कि अजंता में जो पद्म पाड़े, हालांकि वो बैठे हैं जो हाथ पुष्प लिए हैं, तो उनकी मुद्रा कैसी है? तो बता दे तो त्रिभंगी है। M.F. हुसैन वगैरह जो रहे हैं, माधुरी दीक्षित वगैरह के, उन्होंने जो भी चित्र बनाए हैं तो मुख्यतः त्रिभंग में उन्होंने बनाए हैं, तो वो सारे जैसे त्रिभंग हैं, तो वो भंग का ही है। ये भंग के अंगों में से एक मुद्रा ये वाली है उन लोगों में। वैसे ही ये सारी मुद्राएं हैं। तो जो अंग भंगिमा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है भंगिमा में या भंग में, उसी को पढ़ना है। तो देखें, समभंग, समभंग का मतलब क्या होता है कि दोनों पैरों पर समान दबाव या समान भार, दोनों पैरों पे समान भार। कोई भी आकृति है संयोजन में, हमारी कोई भी आकृति चित्रित है, अगर वो एकदम सावधान मुद्रा में खड़ी है और दोनों पैरों पर बराबर भार है, तो वो मुद्रा कैसी रहेगी? समभंग मुद्रा। अभंग मुद्रा देखें किसे कहते हैं? अभंग मुद्रा कहते हैं दो पैरों में से किंचित मतलब थोड़ा एक पैर पर ज्यादा भार कर देना, ये कहलाएगा अभंग। अभंग देखें, अगर कोई भी मुद्रा सावधान मुद्रा में, कोई भी आकृति जो है, शरीर, देह, मानव देह है, वो सावधान मुद्रा में खड़ी है, उसको कहेंगे समभंग। दोनों पैरों पर जब तक समान भार रहेगा वो समभंग है। अगर उसी आकृति में एक पैर पर ज़्यादा भार कर देते हैं, दूसरा पैर थोड़ा सा फ्री कर देते हैं, तो वो मुद्रा क्या कहलाएगी? अभंग। वही लिखा है कि दो पैरों में से किंचित एक पैर पर थोड़ा ज़्यादा भार कर देना या आकृति में दिखा देना अभंग मुद्रा कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखें, त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा, तो यहाँ पे देखें, जो त्रिभंग मुद्रा है, किसी भी आकृति में 3 मोड़ आ जाएं। अब आकृति में 3 मोड़ कैसे आएंगे? मान लीजिए आकृति देखे होंगे कि सीधी सी आकृति है, उसकी गर्दन दूसरी तरफ है, कमर का हिस्सा दूसरी तरफ है और पैरों का हिस्सा दूसरी तरफ है। आकृति में 3 जगह से मोड़ आ जाए तो उसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व की जो प्रतिमा है उसको देखेंगे, वही जो चित्र है, नीला पुष्प जो पकड़े हुए हैं, तो उसमें देखेंगे उनकी गर्दन दूसरी तरफ झुकी है और जो बैठने की स्टाइल है, कमर दूसरी तरफ है और पैर दूसरी तरफ है। तो ऐसी मुद्रा जिस आकृति में 3 मोड़ आ जाएं उसको कहेंगे त्रिभंग मुद्रा। अतिभंग मुद्रा कैसे कहते हैं? जिसमें मोड़ गिन ना सकें। अतिभंग मतलब, अति मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें मोड़ गिन ना सकें, ऐसी भी कोई प्रतिमा होती है। जैसे नटराज की प्रतिमा, जिसमें मोड़ गिने ना जा सकें, जैसे नटराज की प्रतिमा। अगर नृत्य करती नटराज की प्रतिमा है तो उसमें मोड़ हम गिन नहीं सकते, ठीक है, तो वो कहलाएगी अतिभंग। तो चारों समझ गए। दोनों पैरों पे समान भार समभंग, एक पैर पे ज्यादा भार अभंग, 3 आकृति में 3 जगह से मोड़ त्रिभंग, और आकृति में अधिक मोड़े, 3 से ज्यादा मोड़े या जिन मोड़ों को हम काउंट ना कर सकें, ठीक, वो उसको कहेंगे अतिभंग, मतलब नटराज। तो ये हो गया भंग। तो आज देखें, जो चीज़ें बताई गई हैं वो षडांग से बिल्कुल लास्ट चीज़ें थी। षडांग जो भी था, देखें, फंडामेंटल जो रहती है, रूपप्रद कला के मूलाधार जो रहते हैं, वो कोई भी एग्जाम अगर कला से संबंधित है तो समझें कि
वहाँ से षडांग और मतलब ये कला के अंग और एक कला का तत्व पाठ रहेगा, दोनों में से वहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलने बिल्कुल फिक्स ही, बिल्कुल तय हैं मिलने। तो वो जो रहेगा, तो एक पार्ट पूरा जो है कंप्लीट करा दिया गया है यहाँ पे विधिवत व्याख्या से, षडांग। इन यहाँ पे षडांग से संबंधित, षडंग या षडांग कुछ भी कह लेंगे, यहाँ इनके 3 पार्ट बनाए गए हैं और प्रत्येक पार्ट में हमने 2-2 अंग बताए हैं। तो तीनों पार्ट की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और तीनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिए और उनको लर्न करिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही था। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।